अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स अकेडमी। सो आज का हमारा जो कोर्स है यानी सब्जेक्ट हम नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स का, यानी क्वांटम फिजिक्स को इसको बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को। सो इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई और किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रो टू मॉडर्न फिजिक्स या इंट्रो टू क्वांटम फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बीएस या बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं। ये थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मोस्टली ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सो आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने इसका क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अप टू 1900 कि 1900 से पहले तक जो भी फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस फिजिक्स को हम नाम दे देते हैं क्लासिकल फिजिक्स का। उसको नाम देते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स तो है लेकिन कौन सी फिजिक्स होगी? क्लासिकल फिजिक्स। इसकी हम तीन कैटेगरीज को डिस्कस कर चुके हैं। इन तीन ब्रांचेज हैं इसकी मजीद। फर्स्ट हमारे पास होगी क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल सकते हैं, या पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हमारी पूरी फिजिक्स इन ब्रांचेस को लेकर ही चल रही थी, यानी जितने भी हम फिजिक्स के लॉज पढ़ रहे हैं वो इनकी हेल्प से ही हम सारी फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इन फिजिक्स के या तो मैकेनिक्स को यूज करते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स को, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने मैकेनिक्स 9th में भी पढ़ी, मैकेनिक्स यानी सारी मोशन के रिलेटेड चीज़ें, उनको हमने डिस्कस किया है। और इसमें हमने हीट के रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनको डिस्कस किया, जैसे कार्नेट, जॉल्स, हीटिंग इफेक्ट, गिब्स एनर्जी, वो हमने सारा इसमें थर्मोडायनेमिक्स में कवर किए। और इसके लॉज वगैरह को डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फर्स्टली हमारे पास जीरो लॉ होता है, उनको हमने डिस्कस किया। और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का फिनोमेना हमने कवर किए। इसमें हमारे पास मैक्सवेल की चार इक्वेशन होती है, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में वही सारी यूज हो रही होती है, उन्हीं का हम यूज करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। यानी मैक्सवेल ने बहुत अहम किरदार अदा किया उन इक्वेशन को इसमें, यानी डिस्कवर करके अपनी थ्योरी से उसने बहुत हेल्प की। जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज होती गई, इन ब्रांचेस ने आगे एक्सप्लेनेशन करना छोड़ दी। कुछ ऐसी डोमेन्स आ गई हमारे पास जिस पर ये जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस है ये एप्लीकेबल होना बंद हो गई, मतलब ये इनकी एप्लीकेशन ही बंद हो गई, ये एप्लीकेबल ही नहीं हो रही थी, वैलिड नहीं हो रही थी। किन डोमेन्स पर नहीं हो रही थी उनका हम डिस्कस करते हैं। डोमेन्स तो बहुत है, तो सबसे पहले हम दो ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स देखेंगे जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं हुई थी, जिन पर ये क्लासिकल फिजिक्स हमारी फेल हो गई थी। सो द डोमेन्स वेयर क्लासिकल फिजिक्स फेल या नॉट वैलिड, फेल लिख लेते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास the velocity of object is very high, nearly about या as compared to 10 raised of power 8। हम किसी भी जिस्म की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जिसकी वेलोसिटी 10 raised of power 8 मीटर पर सेकंड है, वो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचें हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ना इस
कोई जो लॉज है उस पर एप्लीकेबल नहीं हुए। इस स्पीड से जो बॉडी मोशन करती थी उस पर ये लॉज फेल हो जाते हैं। और दूसरा उसमें हमारे पास आ जाता है एट एटॉमिक लेवल या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उस पर भी जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो फेल हो जाती है। यानी कि हमारे पास एटॉमिक रियलम, इस पर भी जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स होती है ये हमारे पास फेल हो जाती है इसको एक्सप्लेन करने में। अब एटॉमिक रियलम क्या मतलब कि एटॉमिक लेवल पे जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स होती है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। किस तरह? अब एटम्स यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्लासिकल फिजिक्स की कोई भी ब्रांच एप्लीकेबल नहीं हुई, यानी किसी ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। यानी एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसके बिहेवियर को हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि हमारे पास रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी क्लासिकल फिजिक्स पे काम कर रहा था, उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाता है, ये वो उसने कंसेप्ट लिया और उसने एटम के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। बाद में किसने किया? नील बोहर ने जो उसका शागिर्द था उसने उसको एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग मॉडर्न फिजिक्स। उसने मॉडर्न फिजिक्स के जो लॉज होते हैं उसको यूज करके उसने उनको एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड के मॉडल को, फिर उसको हम बोहर का एटॉमिक मॉडल नाम दिया गया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस चीज के लिए जो थ्योरी आई जिसने इसको एक्सप्लेन किया उसको हम थ्योरी को नाम दिया गया रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी स्पीड इतनी होती है उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन किया। सो ऐसा कौन सा और ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी वेलोसिटी इसके कंपेरेबल हो सकती है? सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हमारे पास होती है 10⁻⁶ में होती है। सो ये कुछ ना कुछ कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। सो ये भी क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन आगे नहीं कर पाए, सो इसको भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट का जो पॉसिबिलिटी उसको किसने एक्सप्लेन किया? क्वांटम फिजिक्स ने, या हम कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स ने, या क्वांटम फिजिक्स ने की हेल्प से हम इसको लेकर चले मजीद आगे। जब इन चीजों से ये फेल हो गई, यानी इन चीजों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर आगे हम मजीद डिस्कवरीज हुई जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स में कोर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और हमने उनको आगे स्टडी करना है। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे पास कब स्टार्ट होती है, यानी इसकी कब डिस्कवरीज होती है, कब ये ब्रांचेस हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जन्म लेती हैं, कब ये आती हैं डिस्कवरी में थ्योरी थी। तो इसकी एग्जैक्ट डेट होती है हमारे पास 14 दिसंबर 1900। ये क्वांटम मैकेनिक्स की आप ऐसे ही समझ लें कि ये बर्थ है, यानी इस डेट को क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई। उसने पेपर छापा, किसने पेपर छापा क्वांटम फिजिक्स का? मैक्स प्लैंक। तो सबसे पहले 1900, यानी इससे पहले जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे वो ऐसा क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब जो 1900 के बाद जो फिजिक्स हम पढ़ने लग गए दोबारा आगे, यानी क्लासिकल फिजिक्स अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी उससे आगे मजीद चलते हैं तो 1900 से वो हमारे पास आ जाती है आगे क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स हम कह सकते हैं उसको। सो 1900 14 दिसंबर 1900 मैक्स प्लैंक संचीसा है कुछ मैक्स प्लैंक gave a theory or produced a paper of quantum physics
क्वांटम, इसने हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना एक्सप्लेन किया। इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस तरह एक्सप्लेन किया, उसकी स्पेक्ट्रम रेडिएशन को या रेडियन स्पेक्ट्रम को या स्पेक्ट्रम रेडियंसी को एक्सप्लेन किया। इसने एक फार्मूला दिया हमें। फार्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू HF या H न्यू बोल सकते हैं उसको। H न्यू कुछ इस तरह लिखते हैं, इस तरह होता है हमारे पास, या HF भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं एज अ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। और टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दिया क्वांटा का। उसने टाइनी पार्टिकल को नाम दिया क्वांटा का। तो क्वांटा का जो प्लूरल बन जाता है उसको कहते हैं क्वांटम। ये सिंगल है, एक पार्टिकल की। अगर क्वांटम का नाम दे देंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा डबल, यानी ज्यादा। एनर्जी पैकेट, यानी जो रेडिएशन होती है एज एनर्जी पैकेट होते हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को हम किस चीज का नाम पर दे देते हैं, क्वांटा का। इसने 1900 में थ्योरी पेश की और ये फार्मूला दिया। अब गारंटी में तो नहीं लग रहा था कि ये जो हमारे पास वेव्स होती हैं, रेडिएशन होती है, पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं। तो उसी के फार्मूले को यूज किया 1905 में। 1905 में किसने यूज किया, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी के जो फार्मूला है उसको यूज किया, E इज इक्वल टू HF। इसको यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। सो वो एक्सपेरिमेंट उसने एक्सप्लेन किया। सो ये इसका मतलब ये फार्मूला है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसी फार्मूले को यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया और वो भी साबित हो गया कि जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं। जब किसी चीज से टकराती हैं तो वो क्या होता है, उसके मोमेंटम में भी चेंजिंग आती है, उसकी एनर्जी में भी चेंजिंग आती है। वो हम आगे इसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो इसका थोड़ा सा इंट्रो डाल रहे हैं, आगे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आगे हमारे पास आता है 1913 नील बोहर या बोहर, सर नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ने एटॉमिक मॉडल पेश किया अपना बाय यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। किस तरह, जो रदरफोर्ड था उसका मॉडल क्या होगा, इसने फेल कर दिया, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। इस तरह इसने इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था, अपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसने थ्योरी तो दी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर आया, बोहर ने उसको एक्सप्लेन किया। दरअसल बोहर जो था वो इसका शागिर्द था रदरफोर्ड का, उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। इसको भी हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। फिर आगे 1923 में सर A.H. कॉम्पटन है, इन्होंने एक इफेक्ट दिया, उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। उसमें क्या होता है, जो एक्सरेज होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर्ड होती हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास उसके मोमेंटम में भी चेंजिंग आती है, उसकी एनर्जी में भी चेंजिंग आती है। तो इसने भी वेव को एज अ पार्टिकल नेचर शो किया। इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे मजीद। उसके बाद 1927 अब कौन आ रहा है, अब आया हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट
ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, जो कि पहले तो हम यूज कर रहे थे कि रेडिएशन एज अ पार्टिकल नेचर शो करती, फिर इन्होंने क्या किया, जो पार्टिकल होता है वो भी एज अ वेव नेचर बिहेवियर शो करता है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित करके भी दिखाया था। सो नेक्स्ट इनके बाद हमारे पास आते हैं हेल्टनबर्ग। वो भी आपने पढ़ा हुआ है, हेल्टनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेल्टनबर्ग और एल्वन श्रोडिंगर। अब जो हेल्टनबर्ग है, ये भी हमारे पास क्वांटम फिजिक्स में ही आता है। इसने क्या कहा था, जो कि हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके हम साइमल्टेनियसली पोजीशन या मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि क्लासिकल फिजिक्स हमें कहती थी कि हम किसी भी चीज का मोमेंटम और उसकी पोजीशन साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक लेवल पे हम ऐसी चीजों की बैक वक्त साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करके दिखाएं। अब एल्वन श्रोडिंगर ने भी वेव मैकेनिक्स पे वर्क किया था, यानी एज अ वेव को एज अ पार्टिकल के तौर पर लेकर इसने वर्क किया था। इसने कब किया, 1925 में, और इसने किया वर्क 1927 में। और इसकी जो स्टडी उसने इस पर काम किया, उस स्टडी को हम कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और जो इसकी स्टडी थी वो हमारे पास है वेव मैकेनिक्स। अब हुआ क्या, थ्योरी दोनों की अलग अलग थी। इसने भी थ्योरी अपनी पेश की 1927 में और इसने भी 1925 की। थ्योरी क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेम ही था। उनका ऑब्जेक्टिव यानी ये जिस स्टेज पे काम कर रहा था वो भी सेम थी, ये जिस पर काम कर रहा था वो भी सेम थी, यानी थ्योरी इन दोनों की सॉरी ऑब्जेक्टिव जो इनका था, मकसद क्या था, इनका सेम था दोनों का। सो इनके कलेक्टिवली जो हमारे पास पर्पस है, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो फिजिक्स जनरेट होती है वो उसको कहते हैं मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। इन दोनों के कलेक्टिवली सब्जेक्ट्स को मिलाकर हम क्या चीज नाम देंगे, मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। सो उसके बाद इनके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए, उनमें हमारे पास E.A.M. डेराक और बॉर्मैक्स। उसके बाद विलियम कॉली, उन्होंने भी काफी वर्क किया क्वांटम फिजिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में था, यानी किस तरह हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का दौर है, यानी क्लासिकल फिजिक्स किस तरह फेज आउट हुई, उसको हमने कंप्लीटली देखा। सो नेक्स्ट हम इसके आगे जो टॉपिक आ रहे हैं उनको हम सीक्वेंसली हम उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। थैंक यू।